है ना कि हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हमारे सीए फाउंडेशन मई 26 के आरटीपी को, जो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया, अभी 1-2 दिन पहले इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया इसे। और आज हम लोग इसका क्या करने वाले, आज हम लोग इसका कंप्लीट डिस्कशन यहां पर करने वाले, देखेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ हटके क्वेश्चंस है क्या, और अगर कुछ क्वेश्चंस हटके आते हैं तो उसके अंदर हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको क्या करो, एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला तो बहुत ही बेसिक सा सवाल, वैसे भी अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसके अंदर कोई ज्यादा तगड़ा सवाल नहीं पूछती है इसे, बेसिक बेसिक सवाल ही इसके अंदर पूछती है, और वही घिसे पिटे 4-5 सवाल है इनके, उसी के अंदर गोल 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 घुमाते रहते हैं, ठीक है ना। यस यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजदा, इसके अलावा शिवम, सी एस्पिरेंट्स, कृष्णा, सभी, खुशी सिंह, कृतिका, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आईबीबीआई, मतलब आईबीबीआई का मतलब क्या होता है, एंड डिस्कस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, पावर्स, functions and categories of person and entities covered under the IBC। इसका मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है सर, बेसिकली ये यहाँ पर बोल रहा है कि आपको IBBI का मतलब बताना है एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये आपको बताना है। तो देखो IBBI जो है ना बच्चों, ये बेसिकली रेगुलेटर है किस चीज का, फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। जितनी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब किसी कंपनी को बंद करना है, तो ऐसे केस के अंदर जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होंगी, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती है इंडिया में, तो ये क्या करता है बच्चों, ये उनको ओवरसी करता है उनके काम को। ये एस्टैब्लिश किया गया था लगभग 1 अक्टूबर 2016 को, और इसके पास कुछ स्टैट्यूटरी पावर देके रखे हैं आईबीसी के अंदर, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इंडिविजुअल, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म्स, ये सारे इसके अंदर कवर होते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो न्यू कोड आया है इसका, ये स्पीड अप करता है रेजोल्यूशन के प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करता है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के प्रोसीडिंग्स को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ऑलराइट सर, अगला एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो के सवाल यहां पर पूछे गए, इसके साथ साथ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए। चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें पूछी गई है। पहला, मिस्टर शर्मा अ ट्रेडर wrote to Mr. Marwa offering to sell him 100 barrels of oil। क्या बोला, 100 barrels of oil दूंगा 5,000 पर बैरल। द लेटर, भैया यहाँ पर ट्रम्प को पता चल गया ऑयल बेच रहे, तो ट्रम्प आ जाएंगे वहां पर हमला करने। अगला देखो क्या, द लेटर रीचेज द वर्मा ऑन 1 जून। 1 जून को लेटर यहां पर पहुंचता है। ऑन 2 जून शर्मा पोस्टेड अनदर लेटर रिवोकिंग द ऑफर। However, before receiving the revocation, Verma posted a letter of acceptance on 3 June. Sharma's letter of revocation reached Verma on 4 June। इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो चुका था। When the Verma later demanded delivery, Sharma refused, stating that contract was void since it has not specified which kind of oil was being offered, mustard, groundnut, refined। बात सही है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। And further claim that no oil stock at all. He had no oil stock at all. Verma sued for the breach of contract, insisting the valid acceptance has already been communicated. Sharma defended himself by stating that contract was void for uncertainty and impossibility। अब आपको एग्जामाइन करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिचुएशन के हिसाब से कि क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है शर्मा और वर्मा के बीच में। अब हुआ क्या, यहां पर मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूं। शर्मा एक ट्रेडर है बच्चों, उसने यहां पर वर्मा को ऑफर किया कि मैं तुझे ऑयल को बेचूंगा। 1 तारीख को ये ऑफर भेजा, 2 तारीख को माइंड चेंज हो गया तो रिवोकेशन भेजा, पर रिवोकेशन 4 को पहुंचा। पर हुआ क्या कि 3 तारीख को सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया वर्मा ने। अब वर्मा बोलता है ऑयल दो, शर्मा बोलता है नहीं दूंगा, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ऑयल बात की थी, कौन सा ऑयल चाहिए उसके बारे में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या, नहीं सर नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर क्या अनसर्टेनिटी रह गई, क्या अनसर्टेनिटी। और हमने पढ़ा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वॉइड हो जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है ना। यस, बस उसी से रिलेटेड यहां पर आपको जवाब लिखते हुए चलना है। तो देखो सबसे पहले
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 4 को यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 4 को सबसे पहले आप यहां पर एक्सप्लेन करोगे, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो दैट इट इज द आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है बच्चों, जब व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is paid when it comes to the knowledge of that person। तो रिवोकेशन वैलिड कब होता है, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड तभी होता है बच्चों इफ इट इज मेड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अब यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर तो हो चुका था, तो लेटर उसके बाद मिला ना, 3 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस दिया, 4 तारीख को लेटर पहुंचा उसके रिवोकेशन का। तो पहली बात तो ये रिवोकेशन वैलिड है ही नहीं। और दूसरी बात, सेक्शन नंबर 10 को कोट करते हुए आप ये बोलोगे कि ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बताता है, जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आपका सर्टन होना चाहिए और केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ऐसा आपको यहां पर बोलना होगा, ठीक है ना। और फिर आप कंक्लूजन में वही लिख दोगे कि शर्मा ने जो ऑफर किया था यहां पर ऑयल को सेल करने का, ये अपने आप में पहली बात तो रिवोकेशन भी वैलिड नहीं होगा, और दूसरी बात ये क्योंकि ये अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस या कुछ कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या जी? बोलो जी बोलो, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? पहली चीज आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट सारे के सारे लोग बताएंगे। गॉट इट? यस सर। आ जाओ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो क्या, तीसरा, मिस्टर दास अ लैंड ओनर ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू डॉटर। देखो दास ने क्या किया, प्रॉपर्टी को यहां पर ट्रांसफर किया, किसको? अपनी डॉटर को। किसको किया? अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को, गीता। इस कंडीशन के साथ कि वो 20,000 रुपए एनुअली पे करेंगे अपने मैटरनल अंकल को, मतलब अपने मामा को, मिस्टर गोपाल जिनका नाम है। अब गीता ने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉपर्टी, पर बाद में फेल हो गई एन्युटी पे करने से। अब गोपाल ने केस कर दिया गीता के ऊपर फॉर रिकवरी। गीता ने आर्ग्यू किया कि सिंस गोपाल वाज नॉट अ पार्टी टू एग्रीमेंट, उसके पास कोई भी राइट टू स्यू नहीं है। Gopal contended that consideration and move from Mr. Das on the behalf and he was entitled for the promise। अब आपको बताना है कि क्या गोपाल यहाँ पर एन्युटी को क्लेम कर सकता है क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कई बार इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर पूछा है। चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस यहाँ पर आता है, सेक्शन नंबर 2D कंसिडरेशन से रिलेटेड सवाल है। किससे रिलेटेड है बोलो बच्चों? सेक्शन नंबर 2D कंसिडरेशन से रिलेटेड सवाल है, कई बार रिपीट होता है ऐसा सवाल। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू अपॉन इट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया है चिन्नैया वर्सेस रमैया के अंदर कि जहां पर 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कंसिडरेशन देने वाला पार्टी कुछ और है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन मिलने वाली पार्टी अलग हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। तो इस केस के अंदर क्या गीता से, बोलिए जल्दी से मुझे, क्या मैं गीता से यहां पर अमाउंट को क्लेम कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं यहां पर गीता से अमाउंट को क्लेम कर सकता हूं। मैं मतलब कौन? गोपाल यहां पर गीता से अमाउंट को क्लेम कर सकता है, यानी कि मामाश्री यहां पर अमाउंट को क्लेम कर सकता है क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ओके सर, आ जाओ अगला 4th क्वेश्चन। Mr. Sen, an elderly widower, executed a gift deed transferring his valuable house to his nephew Kashish. Subsequently, it was discovered that Kashish had threatened Mr. Sen that unless property was gifted to him, he would file a false criminal complaint of harassment. ध्यान रखना क्या बोला यहाँ पर? false criminal complaint of harassment मैं यहाँ पर फाइल करूंगी। किसने बोला? आपकी कशिश ने बोला। ओके, फर्दर Kashish, being Sen's sole caretaker, emotionally influenced him to believing that transferring the property would guarantee him lifelong care and affection. क्या हो गया है कशिश को? Mr. Sen now seeks to aside the transaction, examine whether the gift deed is valid as per the Indian Contract Act। ये आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। तो देखो सर ये किसके ऊपर आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये सेक्शन नंबर 16 के ऊपर यहाँ पर आता है, जो बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। जहां पर आप बोलोगे कि वेयर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पार्टी एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस आर वॉइडेबल इन नेचर, ये आपको बताते हुए चलना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस को एक्सप्लेन
करोगे कि कशिश जो है यहाँ पर पहली बात तो वो नेफ्यू भी है और दूसरी प्रकार से वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो फिड्यूशियरी पोजीशन में हो रही है और वो इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है यहाँ पर अंकल सेन को। तो इस सिचुएशन के अंदर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा और अगर चाहे मिस्टर सेन तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। क्या कहा मैंने, बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? यस सर। चलिए आइए अगला 5th क्वेश्चन, चलो आ जाओ। सर योर चार्ट बुक इज इनफ फॉर पासिंग। बेटा पास क्या आप तगड़े मार्क्स स्कोर करोगे, पर पहले उतना तो पढ़ो भाई। लोग उतना ही नहीं पढ़ पाते, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। आखिरी में ऐसा हालत हो जाती है बेटा कि बच्चे उसके लिए भी मैसेज करते हैं, सर चार्ट बुक में से मैं सिर्फ इतना कंटेंट पढ़ूं या चार्ट बुक में से भी कोई इंपॉर्टेंट कुछ और पढ़ना है। वारे गिल सब पे क्या बोलना है ना, खतरनाक बच्चे भाई। प्रियांश, मैं मजाक नहीं कर रहा। चार्ट बुक मोर देन सफिशिएंट है। वो 97 पेजेस के अंदर पूरा कोर थ्योरी देके रखा हूं मैंने आपके फाउंडेशन लॉ का। बस आपने उतना कर लिया, मोर देन इनफ है। बस आपको आंसर को लिखते हुए आना चाहिए। ऐसा नहीं आपने ध्यान रख लिया पर आंसर को प्रेजेंट प्रॉपर सेंटेंस बनाते आपको आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश जो जरूरी होती है ना वो। चलो सर आ जाओ 5th क्वेश्चन देखो यहां पर। मिस्टर रोहन, हाँ आइए। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सोहन टू डिलीवर 1000 बैग्स ऑफ सीमेंट टू हिज कंस्ट्रक्शन साइट ऑन एंड बिफोर 15th अगस्त। द पेमेंट वॉज टू बी मेड इमीडिएटली अपॉन द डिलीवरी। तुरंत उसको पैसा देना है। हाउएवर रोहन फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट बाय स्टिपुलेटेड डेट ऑन 25th अगस्त। रोहन ऑफर्ड टू डिलीवर गुड्स, but at that time the delay has caused disruption in the construction schedule, resulting in Sohan losing the contract with government department. अब Sohan refused to accept the delayed delivery and filed a suit for damages. Sohan contended that delay was minor and argued that Sohan was obligated to accept the goods. वारे रोहन बहुत ही नालायक है, एक तो लेट भी कर रहा है, ऊपर से सामने वाले को बोल रहा है तू डैमेजेस दे। एग्जामाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको यहां पर क्या करना है बच्चों, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर के बारे में यहां पर क्या करना है, बताते हुए चलना है। ठीक है, आओ देखो सर, सबसे पहली चीज यहां पर आती है सेक्शन नंबर 52 का आपको रेफरेंस सबसे पहले तो लेना पड़ेगा, जो क्या कहता है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर एक्सप्रेसली फिक्स्ड है तो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर सेक्शन नंबर 53 का रेफरेंस लेना, जो ये कहता है कि प्रोमिसर यहां पर अगर प्रिवेंट करता है प्रोमिसी को फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रोमिसी, तो इस सिचुएशन के अंदर प्रोमिसी विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन या विल बी एंटाइटल फॉर कंपनसेशन। फिर सेक्शन नंबर 55 कहता है कि अगर टाइम एक्सप्रेसली फिक्स है और वो असेंस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और सामने वाली पार्टी फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। इसका मतलब दूसरी पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। अब जरा मुझे एक बात बताइए सर, इस केस के अंदर क्योंकि अब सोहन को गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला, मतलब क्या टाइम असेंशियल एलिमेंट था क्या? हाँ सर, टाइम असेंशियल एलिमेंट था। अब वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो सोहन को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो रोहन उसको माइनर डीले बोल के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है क्या? नहीं सर, रोहन नालायक है, वो यहां पर करवाने की कोशिश करेगा पर कोर्ट बोलेंगे हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ माइनर डीले। कम ऑन एवरीवन, इट इज नॉट अ माइनर डीले। सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट था। अब मान लो उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला, तो उस सिचुएशन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्स हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, कभी नहीं हो सकता। क्या आपको इतनी बातें क्लियर? सभी लोग बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको रेफरेंस लेना है सेक्शन नंबर 52 का, सेक्शन नंबर 53 का और सेक्शन नंबर 55 का। ये 3 सेक्शन का आप यहां पर क्या करेंगे, रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। यूनिट नंबर 4 के ऊपर सवाल है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। मिस्टर रमेश डिलीवर्ड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू अ ज्वेलर। उसने डिलीवरी दिया गोल्ड ऑर्नामेंट्स के, किसको बच्चों? ज्वेलर को दिया। ठीक है। मिस्टर अरुण फॉर पॉलिशिंग, मतलब मैंने गोल्ड की ज्वेलरी ज्वेलर्स को दिया कि तुम मुझे इसको पॉलिश करके दो। अरुण ने वो ऑर्नामेंट्स यहां पर रखा बच्चों, कहां पर? लॉकर में, और लॉक द प्रीमाइसेस बिफोर लीविंग। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द नाइट थीव्स ब्रोक द शॉप एंड स्टोल द ऑर्नामेंट। When Ramesh asked for the return of his ornament, Arun expressed his inability to do so and stated that he has taken as much as care of goods he would have taken in his own property. Ramesh, however, claimed compensation for the loss on the ground that ornament has been delivered under a contract of bailment and Bailey was bound to return to them. बात तो सही कर रहा है, यहाँ पर होशियार है ये। डिसाइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अरुण क्या यहाँ पर लायबल होगा या लायबल नहीं होगा करके। मुझे जरा एक बात बताइए, क्या अरुण यहां पर लायबल होगा या नहीं होगा? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलना। सर देखिए, हुआ क्या है
कि रमेश ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दिया है किसे? रमेश ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी यहां पर दिया है अरुण को। अब अरुण ने क्या किया, उस ज्वेलरी को अपने गोल्ड के जो भी वहां पर लॉकर वॉकर होगा उसमें रखा, पर चाबी खुद के पास ही रखा अरुण ने। अब रात में चोर आ जाते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। अब अरुण, ये रमेश बोलता है मेरे को चाहिए, अरुण बोलता है नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? रमेश बोल रहा है मेरे को ज्वेलरी चाहिए, अरुण बोलता है मैं ज्वेलरी नहीं दे पाऊंगा। तो सवाल यहां पर क्या बनता है? सवाल यहां पर बनता है कि क्या अरुण को यहां पर चीजें देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? क्या वो लायबल रहेगा कंपनसेशन के लिए या नहीं रहेगा? चलो आइए इस चीज को समझते हैं। देखो सर, ये बेस्ड है किसके ऊपर? ये बेस्ड है सेक्शन नंबर 148 के ऊपर। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 148 को आप बताओगे कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स दैट गुड्स शैल बी रिटर्न वंस द पर्पस इज कंप्लीट। ये आपको बेलमेंट की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। फिर आपको सेक्शन नंबर 151 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कहता है कि बेली इज बाउंड टू टेक केयर एज मच एज केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। मतलब क्या? उसको मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जितना केयर रखना पड़ेगा यहां पर गुड्स का। फिर आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि अगर बेली ने रीजनेबल केयर किया है गुड्स का, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लॉस या डिस्ट्रक्शन के लिए या डिटोरिएशन के लिए। जैसे इसने, आप समझो ना, जो अरुण है बच्चों, उसने तो बराबर तिजोरी में रखा था गोल्ड, उसने तो केयर किया ना गोल्ड का। ऐसा नहीं है कि उसने बाहर छोड़ दिया या दुकान के बाहर बैग भूल गया या कुछ, मतलब वो केयरलेस थोड़ी हुआ। जो रीजनेबल केयर लेना पड़ता है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसने लिया ना। हाँ सर लिया। तो इस केस के अंदर क्या अरुण अब लायबल होने वाला है क्या? नहीं सर, यहां पर अरुण लायबल नहीं होगा, बिकॉज ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट। ही वो उसको एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या उसने रीजनेबल केयर लिया क्या? बिल्कुल लिया। तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा अरुण, अरुण मतलब दुकानदार, इज नॉट लायबल। क्या कहूंगा मैं? बोलो, अरुण इज नॉट लायबल। क्या आपको बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख देना, अच्छा सवाल है, पढ़ के जाना एक बार एग्जाम से पहले, ठीक है? क्या आपने इसको मार्क किया? हाँ बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपने इसको मार्क किया? फटाफट फटाफट जल्दी से। चलो आ जाओ अगला, नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप खुद से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप खुद से पढ़ो, फिर उसके बाद मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। जल्दी से पढ़ो। अगर आपने रीड कर लिए होंगे तो डन लिख देना एक बार। पढ़ा? आइए अब मैं रीड करता हूं। देखो, मिस्टर वीजी एंड पीजी वे ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स फॉर 7 years, पिछले 7 सालों से। दे यूज टू बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से उधार लेते थे। वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रेड, एंड विद इन अ वीक्स टाइम दे यूज टू रिफंड द मनी, और वो एक हफ्ते के अंदर एक दूसरे का पैसा रिटर्न कर देते टू ईच अदर एज पर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। They were following this practice for last 5 years. अब on 25 January 2025, Mr. PG wants to buy 20,000 shares of an unlisted company at 500 each. But due to insufficiency of funds, he asked Mr. VG for 40 lakh. Mr. VG transferred 40 lakh to PG, but after about 3 months, Mr. VG reminded PG has not refunded 40 lakh to him till then. He asked him to pay back his money. Mr. PG told him that he was trying very hard to sell the shares at a reasonable price of 10% more than the price at which he was bought these shares, but was unable to find that due to market condition. He asked Mr. VG to sell his shares on his behalf and authorized him. देखो, उसने VG को बोला कि तुम मेरे शेयर्स को बेचो और 40 लाख विथ इंटरेस्ट को यहां पर क्या कर लो, रिकवर कर लो।
मतलब उसने एजेंट बना दिया यहां पर और एजेंट को पर्सनली इंटरेस्ट कर दिया कि इस शेयर्स को बेच के तुम अपना पैसा रिकवर कर लेना। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आपको समझ में भी आ गया आंसर क्या होने वाला है। अब देखो, आफ्टर अबाउट 15 डेज, 15 दिनों के बाद, when market started recovering, PG denied and revoked the authorization by selling that। PG ने बोला VG को अब तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अब तेरा भाई फिर से शेयर्स को बेचेगा। तो आपको बताना है कि क्या ऐसा रिवोकेशन ऑफ एजेंसी लॉफुल है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। मुझे सिर्फ कंक्लूजन बताओ आप, हाँ या ना में, फिर मैं आपको पूरा मतलब इसके साथ सेक्शन के साथ आपको रिवाइज करवाता हूं। पर पहले हाँ या ना में आपका जवाब आना चाहिए कि क्या ऐसा रिवोकेशन वैलिड है या नहीं है। तो सर देखो, सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 202 क्या कहता है यहां पर कि एजेंसी इररिवोकेबल हो जाती है जब एजेंट का इंटरेस्ट आ जाता है प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी के अंदर होती है, और विदाउट द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन वो इस एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकता। इसका मतलब जब पीजी ने बीजी को अपॉइंट कर दिया तो क्या वो उसको रिवोक कर पाएगा? क्या नहीं सर, वो इस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर पाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो, वो इस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगी तो मेरी जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर एक लैंड वाला क्वेश्चन देके रखा हूं मैंने कि मैंने एक प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि जमीन बेच और अपना अमाउंट को रिकवर कर ले, तो उस केस के अंदर भी वो बाद में रिवोक करना चाहता है एजेंसी को, क्या वो कर सकता है? क्या नहीं सर, नहीं कर सकता। अगला बेसिक क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आपको यहां पर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताते हुए चलना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी में अगर इंडेमनिटी की बात करूं तो प्राइमरी और अनकंडीशनल लाइबिलिटी है, पर गारंटी के केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होता है और प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल की होती है। टाइम लिमिट अगर मैं बात करूं तो जब कंटीजेंट इवेंट होता है तब आता है। यहां पर तो केवल और केवल नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉमिस पर ही आता है। और ये सारी चीजें आपको डिफरेंस बताते हुए चलना है। एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। अगला सर, एग्रीमेंट्स ऑफ द वेजरिंग आर वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। However, there are certain transactions जो रिसेंबल, जो दिखते वेजर जैसे हैं, बट आर वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ, बट वो लॉ की नजरों में वैलिड है। आपको डिस्कस करना है ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है। तो देखो, ऐसे ट्रांजेक्शन है चिटफंड वाले ट्रांजेक्शन, दूसरा कमर्शियल शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, तीसरा गेम स्किल्स वाले ट्रांजेक्शन, और चौथा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या कहा मैंने? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इन चारों चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो दिखते वेजर जैसे है, बट क्या ये वैलिड ट्रांजेक्शन माने जाते हैं क्या आइस के लॉ में? हाँ, मतलब आइस के लॉ में नहीं, लॉ की नजरों में। हाँ सर, लॉ के आइस में क्या वैलिड माने जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल माने जाते हैं। ओके सर, आ जाओ। अब चलेंगे हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मिस्टर रोहित इज अ ट्रेडर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर मोहन फॉर परचेस ऑफ 100 शेयर्स फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख। The agreement expressly provided that ownership of goods would pass to Rohit immediately, तुरंत, while the price was to be paid in 2 equal installment within 30 days. The goods were duly delivered according to the contract। मतलब goods यहां पर डिलीवर हो गए और प्राइस 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। However, when the second installment become due, Rohit defaulted in the payment and contended that since the part of the price remained unpaid, the transaction amounted only to agreement to sale। अरे भाई साहब, देखो क्या बोला यहां पर कि रोहित ने डिफॉल्ट किया पेमेंट पर और ये बोला कि सिंस द पार्ट ऑफ प्राइस अनपेड है तो ये ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट टू सेल ही था, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ है, नॉट अ कंप्लीट सेल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो रिफ्यूज करना चाहता है कि मैं बैलेंस अमाउंट को पे नहीं करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब आपको लीगल वैलिडिटी देखना है यहां पर कौन सी चीज की, रोहित के कंटेंशन की। मतलब रोहित जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, आपको इसका क्या करना है बच्चों, आपको इसका लीगल कंटेंशन देते हुए चलना है क्या? हाँ सर, आपको इसका लीगल कंटेंशन देते हुए चलना है। क्या कहा मैंने? बोलो, लीगल कंटेंशन यहां पर देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ जरा, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बताओ, सबसे पहली बात तो ये कौन सा सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो सर सोगा का सेक्शन नंबर 4 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब माना जाता है बच्चों? वेयर बाय सेलर ट्रांसफर या एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर द प्राइस। भली प्रॉपर्टी, जैसे अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और उसका पेमेंट भली पेंडिंग है या पेमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन या फ्यूचर में आने वाला है, बट स्टिल हम लोग बोलेंगे कि ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर हो जाती है क्या? बिल्कुल। तो जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है।
इसका मतलब यहां पर मोहन ने रोहित को जो 100 शेयर दिया उसकी ओनरशिप तो तुरंत दे दिया, पर रोहित जो पैसा है वो दो इंस्टॉलमेंट में देने वाला है और वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बाद में देने वाला है। अब सवाल यहां पर क्या बनता है, सवाल यहां पर यह बनता है क्योंकि ओनरशिप पास हो चुकी है तो मुझे बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया क्या? हाँ, तो रोहित का जो कंटेंशन है कि ये एग्रीमेंट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, क्या ये वैलिड है या वॉइड है इन द लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ? सर ये वॉइड है, मतलब रोहित का जो कंटेंशन है वो गलत है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था तो रोहित को क्या पैसा देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। नहीं दिया तो मोहन यहां पर उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस उसके ऊपर डाल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता है। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? क्या आपको बात समझ आई? इतनी जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको इतनी चीजें क्लियर है? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रख देना। आ जाओ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहां पर। मिस्टर समीर, a retail shopkeeper purchased 10 cartons of package of fruit juice bottles from Fresh Food Limited, a reputed beverage dealer. उसने फ्रेश परचेज किया 10 cartons of fruit packages को। The carton were sealed and appeared to be in a good condition and therefore Samir accepted them without any objection. Subsequently, when the bottles were sold to customers, it was discovered that several of them were contaminated with fungus. A few customers even fell ill, बीमार हो गए after consuming the juice, compelling Samir to issue refunds and causing significant reputational damage to the business. अब समीर ने डिमांड किया यहां पर रिफंड एंड कंपनसेशन किससे? फ्रेश फूड लिमिटेड से। सेलर ने रिफ्यूज कर दिया, कंटेंडिंग दैट गुड्स हैड बीन सील्ड एंड वेर एक्सेप्टेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एग्जामाइन करो वेदर द समीर कैन सक्सीड इन द क्लेम। अब समीर क्या यहां पर सक्सीड हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको यहां पर बताना है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सेक्शन नंबर 16 के ऊपर ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, जो यहां पर क्या कहता है कि जहां पर सर हमने गुड्स को बाय किया था एज पर द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन द गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये यहां पर इंप्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। Also in addition to eatables and consumable, condition as to wholesomeness की मतलब गुड्स जो है वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी होने चाहिए। अब अगर गुड्स हार्मफुल है या डेंजरस टू हेल्थ है तो बायर के इस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। कंडीशन एज टू होलसमनेस एंड कंडीशन ऑफ कौन सा? डिस्क्रिप्शन। ये दोनों चीजें यहां पर आने वाली है। अब इस केस के अंदर समीर ने यहां पर जो फ्रूट जूस की बॉटल्स खरीदा फ्रेश लिमिटेड से, ये कार्टन तो सील था और अपीयर यहां पर प्रॉपर था आउटसाइड से, लेकिन जब आपने इसको कंज्यूम किया तो वो अनफिट के बारे में पता चला ना? बिल्कुल पता चला। तो जब हम पूरे फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह को देखते हैं तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या समीर यहां पर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल, मतलब शॉपकीपर यहां पर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और कंपनी को बोल सकता है कि हमें क्या चाहिए? रिफंड चाहिए। इसका मतलब जो सेलर है, सेलर का नाम क्या था यहां पर? सेलर का नाम था फ्रेश फूड्स लिमिटेड। क्या ये अपने लाइबिलिटी से एस्केप कर सकता है क्या? नहीं सर, ये अपने लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंडीशन एज टू होलसमनेस एंड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का क्या हुआ है बच्चों? यहां पर ब्रीच हुआ है। क्या हुआ है? जल्दी से बोलेंगे, ब्रीच हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 12। Government department conducted an auction of used vehicles. Mr. Suresh bid for a truck at 5 lakh. Before the auctioneer's hammer fell, Suresh tried to withdraw his bid, but auctioneer refused. कर सकता है वो तो, या सेल होने से पहले मैं विड्रॉ कर सकता हूं। Later the auctioneer also bid through his agent without prior notice of the bidder. अब auctioneer ने अपने एजेंट को बैठा के भी बिडिंग किया अननेसेसरी प्राइस रिगिंग के लिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। Another bidder, Mr. Akash, complained that auction was not fairly conducted. Decide with reference to सोगा कि ऑक्शन वैलिड था या नहीं था। तो देखो, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 64 बात करता है ऑक्शन सेल के बारे में। अब सर जो सेल है वो कंप्लीट कब माना जाता है? जब ऑक्शनियर अनाउंसेस कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर या अदर कस्टमरी। अंटिल देन जो बिडर होता है वो अपने बिड को विड्रॉ कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा, सेलर के पास यहां पर सेलर में हैव राइट टू रिजर्व द बिडिंग, बट अगर वो इंटेंड करना चाहता है खुद बिडिंग करने के लिए तो उसने इस चीज को एक्सप्रेसली नोटिफाई करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड और वॉइडेबल बन जाता है। इसका मतलब सुरेश ने जो 5 लाख का बिड किया था बच्चों,
मुझे एक बात बताइए, क्या वो विड्रॉ कर सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल वो विड्रॉ कर सकता है, मतलब ऑक्शनियर जो उसको मना कर रहा है इट इज नॉट वैलिड। ये पहला। दूसरा, सर सेलर ने अपने एजेंट के थ्रू बिडिंग की और बताया नहीं, क्या ये फ्रॉड होता है क्या? हाँ सर, ये फ्रॉडुलेंट माना जाता है। इसका मतलब मैं बोलूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर वॉइडेबल होता है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिडिंग हुआ है ये प्रॉपरली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में क्या कंडक्ट किया गया क्या? नहीं सर, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट नहीं किया गया। क्या क्या मैंने बोलो? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ये कंडक्ट नहीं किया गया, ऐसा इसको माना जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। आइए अगला, व्हाट इज मेंट बाय रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल? Explain the circumstances under which seller is deemed to have reserved the right of sale of goods at। मतलब आपको रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में यहां पर क्या करना है बच्चों, बताते हुए चलना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है यहां पर? सर ये राइट बेसिकली मतलब यहां पर राइट होता है कि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी पेड बिफोर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखते हैं। अब सर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल यहां पर कब दिया जाता है? तो दो केस के अंदर होता है यहां पर कि सर पहला, जब मैंने गुड्स को शिप या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दिया और मैंने उसको बोला कि गुड्स डिलीवरेबल होगा मेरे ऑर्डर पर, तब जाके मैंने अपने पास राइट ऑफ रिजर्वेशन रखा। और दूसरा, सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है बायर को और इंस्ट्रक्शन दिया है कैरियर को कि जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होता तब तक गुड्स को हैंडओवर नहीं करना है। तो इस केस के अंदर भी मैं बोलूंगा राइट ऑफ रिजर्वेशन को मैंने यानी कि सेलर ने अपने पास रखा है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रखा है। बस यही आपका डायरेक्ट आंसर यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, ओके सर। अगला 14th, व्हाट इज मेंट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर? लेट द बायर बीवेयर वाला। State the condition for its applicability and discuss exception to this doctrine under the Sale of Goods Act। मतलब कुछ नहीं, आपको कैवेट एम्प्टर का पूरा टॉपिक पूछ लिया कि कैवेट एम्प्टर को बताओ, फिर उसके बाद उसके एक्सेप्शंस को बताओ। तो कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब जब यहां पर सेलर डिस्प्ले करता है गुड्स को ओपन मार्केट में, तो ये बायर के ऊपर होता है कि उसने गुड्स को प्रॉपर सिलेक्ट करना चाहिए, सही से चॉइस करना चाहिए। अगर कल चल के वो डिफेक्टिव पाए जाते हैं तो क्या वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है क्या? नहीं सर, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता है फॉर द बैड सिलेक्शन। इसका मतलब सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन द गुड्स। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन द गुड्स। ये बायर की गलती होगी अगर वो यहां पर खराब गुड्स को यहां पर क्या कर लेता है, बाय कर लेता है तो। लेकिन इसके एक्सेप्शंस अलग अलग है जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, जैसे परचेज अंडर द पेटेंट और ब्रांड नेम, जैसे अगर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ट्रेड यूसेज, या यहां पर सेलर एक्टिवली कंसील करता है डिफेक्ट्स को, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे ये सारे के सारे एक्सेप्शन है किसके? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के। किसके बोलो बच्चों? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के। क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है ना? चलिए जल्दी से बताएंगे मुझे। ठीक है, चलो सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आई हैव टेकन रिकॉर्डेड बैच बट नॉट कंप्लीटेड फुल सिलेबस, डन स्टार्टेड सोगा 3 लेक्चर्स। तो क्या करूं? लेक्चर कंप्लीट करो रिजल्ट, और क्या करेंगे? लेक्चर कंप्लीट करेंगे ना बेटा, है ना? कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे सवाल नहीं पूछने का। लेक्चर कंप्लीट करो पूरे शिद्दत से। परचेस किया ना आपने, शिद्दत से परचेस किया, लाइन वाइज देखते हुए चलो ना। अगर आपने फास्ट ट्रैक लिया होगा तो हार्डली 91 लेक्चर्स है उसके अंदर, तो आपको शिद्दत थोड़ा रखना पड़ेगा ना। पास होना है अपने को, पास होना है पर पढ़ना नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पास होना है तो लेक्चर्स को कंप्लीट करके खुद से रिवीजन करना होगा। कहीं पर रिवीजन में तकलीफ गई तो मेरे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, तो उसको रेफर करके आप उस टॉपिक को एकदम बढ़िया कर सकते हो। पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा सेल्फ रिवीजन के ऊपर। ठीक है, चलो सर आ जाइए अगला नेक्स्ट। और आपने आई थिंक सो इसको लेके मुझे डीएम भी तो किया था टेलीग्राम के ऊपर। आपके पास आईडी है ना मेरी, तो फिर लाइव के अंदर क्या पूछ रहे हो? अरे लाइव के अंदर क्यों पूछ रहे हो? फिर पूछना है तो टेलीग्राम पे मैंने अपनी पर्सनल आईडी शेयर किया हो ना बैच के अंदर, तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो ना डायरेक्टली क्वेरीज, और मैं जवाब भी देता हूँ। मुझे याद है आपने मुझसे क्वेरी पूछे कुछ कुछ चीजों को लेके, आप वॉइस मैसेज भेजते हो मेरे को, है ना? तो फिर भाई पूछो ना बढ़िया उससे। चलो आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नेम्ड मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट्स। इज suit मेंटेनेबल अंडर द फॉलोइंग केसेस एज पर द, देखो ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, क्या suit मेंटेनेबल है? क्या आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। पहला, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी हु हैज स्टोलन द गुड्स फ्रॉम द पब। अब ये क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर केस बिल्कुल होगा। अगला,
A filed a suit against Messrs ABC and Associates for claiming share of assets on the dissolution. अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्लेमिंग असेट्स ऑन द डिसोल्यूशन, तो ऐसे केस के अंदर सर डिसोल्यूशन के सारे चीजें मेंटेनेबल होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मेंटेनेबल होती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब डिसोल्यूशन के समय एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या केस कर सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल केस यहां पर कर सकता है। ठीक है, अगला, एम फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द फर्म ABC for recovery of 10,000 dues from the firm. M also owed 4,000 to the firm. The firm claimed the set off of 4,000 नहीं मांग सकती फर्म सर, क्लेम यहां पर सेट ऑफ। देखो थर्ड पार्टी केस कर सकता है, M केस कर सकता है फर्म के अगेंस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फर्म यहां पर सेट ऑफ के लिए बोल रही है, तो सेट ऑफ अलाउड नहीं है, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर के अमाउंट का सेट ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म को क्या अलाउ होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? ओके सर, काफी सिंपल क्वेश्चन। 16th, Messrs LMP and Associates, a partnership firm engaged in the carpet manufacturing and exporting. क्या बोला यहां पर? देखो सर, एक फर्म है जो एंगेज है, कारपेट को बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। Was initially managed by senior partners LMP, 3 पार्टनर्स के द्वारा मैनेज है। अब on 25th August 2022, the firm admitted Mr. G, an expert in the carpet manufacturing, as a partner. क्या क्या मैंने बोलो एज अ, मतलब 25 अगस्त को क्या हुआ, फर्म ने एडमिट किया मिस्टर जी को, जो एक एक्सपर्ट है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एज अ पार्टनर। बहुत बढ़िया, मतलब जी को ऑलरेडी कौन है? एलएमपी है बच्चों, और जी को इन्होंने 10 जनवरी को नहीं 25 अगस्त को एडमिट किया। However, on 10 जनवरी 2024, मिस्टर जी was accused of unauthorized activities, और उसको एक्सपेल कर दिया पार्टनरशिप फर्म से विथ यूनानिमस अप्रूवल। अब आपको यहां पर बताना है कि क्या एक्शन जस्टिफाइड था क्या, और आपको फैक्टर्स बताना है जो अपने को ध्यान में रखना है एक्सपेल करते हुए पार्टनर को। यानी कि अगर मैं किसी पार्टनर को एक्सपेल करना चाहता हूं तो क्या चीजों का मुझे ध्यान रखना है। तो देखो, एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर बच्चों यहां पर 3 चीजों में ही होना चाहिए। पहली बात तो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, एक्सपेल पार्टनर को आपने नोटिस देना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई भी चीज होती है तो एक्सपेल्शन को क्या माना जाता है बच्चों? एक्सपेल्शन को नल एंड वॉइड माना जाता है। अब यहां पर इन्होंने यूनानिमस अप्रूवल तो दिया बच्चों, लेकिन क्या यहां पर उसको नोटिस दिया क्या? सर यहां पर उसको नोटिस या अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट नहीं दिया, दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब नहीं दिया, तो इसका मतलब यहां पर एक्सपल्शन वैलिड हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखता है एक्सपल्शन से पहले? पहली बात तो पावर ऑफ एक्सपल्शन पार्टनरशिप डीड के अंदर होना चाहिए, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने अप्रूवल देना चाहिए, और तीसरा गुड फेथ में होना चाहिए। जब ये 3 चीजें होंगी तभी आप किसी पार्टनर को एक्सपेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक्सपेल कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप नहीं कर सकते हो। क्या कहा मैंने? बोलो, आप किसी भी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते हो। गॉट इट? डन? ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन दिया यार पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप में अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे एक भी। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? कोई भी फिक्स पीरियड एग्रीड नहीं है, और ना ही कोई प्रोविजन है यहाँ पर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, तो इसे पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। इनफैक्ट जो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड होता है, फिक्स पीरियड ओवर होने के बाद भी अगर पार्टनरशिप चलते रहती है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस के अंदर उसको पार्टनरशिप एट विल माना जाता है सर, ऐसा आपको कहना होगा। फिर पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड का मतलब होता है जो प्रोविजन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोल के रखा है, ड्यूरेशन फिक्स्ड है पार्टनरशिप का, तो उसको पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बोला जाता है। जैसे ही फिक्स पीरियड एंड होगा पार्टनरशिप भी खत्म होंगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सर ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस को करने के लिए आती है, मतलब यहां पर कोई सिंगल एडवेंचर या कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस या पहले से फिक्स होता है तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। और जहां पर बिजनेस फिक्स नहीं होता, फर्म यहां पर मल्टीपल धंधों को कराने के लिए आ सकती है, उसे कहा जाता है जनरल पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है? जल्दी से बोलेंगे मुझे। उसे कहा जाता है यहां पर जनरल पार्टनरशिप। गॉट इट एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। फीचर्स ऑफ एलएलपी के बारे में बताइए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और कॉमन सील। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट इज क्लॉथ विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब वो एक सारी चीजें कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन करता है, एक्सेप्ट इट कैन नॉट बी गो टू जेल, टेक अ ओथ, मैरी और डिवोर्स, और ये सारी चीजें वो नहीं कर सकती। बाकी एक कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर होती है। अगला, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ये ऑफिशियल सिग्नेचर है दोस्तों कंपनी का। इसका मतलब जो एलएलपी है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो
एक्ट करती है अपने पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू। अब एलएलपी चाहे तो अपना कॉमन सील रख सकती है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये रख सकती है कॉमन सील, और अगर ये कॉमन सील रखती है तो इसको अफिक्स करना पड़ेगा कम से कम इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब जो जब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मौजूद होंगे तभी आप कॉमन सील का प्रयोग यानी कि ठप्पे का प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज आप कॉमन सील का प्रयोग कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। ओके ओके सर, चलिए आ जाओ अगला। नेक्स्ट 19th, मिस्टर रमेश सलूजा incorporated a private limited company under the name Saluja and Sons Private Limited with himself, his wife and his children as a shareholder. The newly formed company took over existing leather business and continue operation. ये मेरे को सेपरेट लीगल एंटिटी वाले केस जैसा दिख रहा है ना, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन वाला। अब देखो, subsequently company went into liquidation, लगा ही था। Creditors contended that company is mere a facade and alter ego of Mr. Saluja that is lacked independent existence. On the basis of this, they argued that corporate veil को lift करो and Mr. Saluja should be held personally liable for the company's debt. With reference to the case of law, आपको बताना है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, क्या इसके लिए सलूजा पर्सनली लायबल होंगे क्या? तो देखो, क्या सबसे पहली बात तो आपको बताना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है फ्रॉम द मेंबर्स, और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन कंपनी लिमिटेड के ऊपर बेस्ड है, जहां पर बोला जाता है कि अगर एक पर्सन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल को भी होल्ड करता है कंपनी के, तो एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर वो अलग ही माना जाता है कंपनी से, क्या वो एक माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हर कभी नहीं होता, वो कुछ कुछ केसेस के अंदर ही होता है, और वो केसेस लॉ में दे के रखे। अब यहां पर क्योंकि वो केसेस अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा? नहीं। इसका मतलब जो सलूजा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में कॉर्पोरेट वेल है, क्या इसको लिफ्ट करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। इसका मतलब सलूजा यहां पर पर्सनली लायबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्रेडिटर को लगता है कि उसने गलत किया, नहीं होगा। आपको फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा, आपको सबूत लाना पड़ेगा, तब जाके लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है, अदरवाइज लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं होता है। ठीक है, ओके अगला। कंपनी एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31/3/25 एज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच यानी कि 1 लाख। इन जून 2025 एबीसी लिमिटेड इशूड एडिशनल 10,000 शेयर, मतलब उसके अब टोटल 20,000 शेयर हो गए किसके? एबीसी के, विच वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अब आउट ऑफ 10,000 जो उसने इशू किया, 5,000 शेयर वेर इशूड टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब एबीसी के जो 20,000 शेयर है उसमें से XYZ के पास कितने शेयर चले गए? 5,000 शेयर चले गए। लगभग अगर मैं बात करूं तो 20% नहीं 25% होता है। कितना होता है बोलो? 25%। 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। कैसे आया 25%? बता देता हूं फिर से। 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, ये 20,000 टोटल शेयर्स इशू है, 5,000 जो XYZ के पास है इंटू 100% के लिए किया तो 25% यहां पर आता है। अब देखो, XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड। XYZ जो है ना, ये होल्डिंग कंपनी है PQR की, मतलब इसकी सब्सिडरी है PQR। ओके, अब कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब PQR क्लेम करती है स्टेटस ऑफ बीइंग सब्सिडरी ऑफ ABC। PQR बोल रही है मैं ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन रही हूं किसकी? ABC की। ये क्या बात हो गई भाई, है ना? एज बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ XYZ लिमिटेड। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ क्लेम ऑफ PQR। बकवास कर रही है PQR। सर आपको सबसे पहले होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे क्योंकि XYZ के पास ABC के केवल मात्र 25% ही शेयर है, तो इस केस के अंदर XYZ और ABC एसोसिएट कंपनी है। और PQR का जो क्लेम है कि वो खुद को सब्सिडरी बना रही है किसकी? ABC की, वो एब्सोल्युटली रबिश, मतलब रबिश मत लिखना, एब्सोल्युटली इनवैलिड है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिखना पड़ेगा। समझा क्या? मतलब देखो, सवाल क्या कुछ भी पूछ लिया, मतलब इनके मन में जो आया ना, ये ऐसे बनाया होगा इन्होंने सवाल, अटपटा कुछ भी देके रखा है भाई। ये बोलना था कि सर हाँ कि ABC जो है वो ABC जो है वो सब्सिडरी बोल रही है अपने आप को XYZ की, ये पूछते तो समझ में आता है। ये कौन सा सवाल हो गया कि PQR बोल रही है कि मैं ABC की सब्सिडरी हूं? भाई इसका तो लेना देना ही नहीं है आपस में कहीं पर भी, मतलब वो तो रिलेटेड ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बट ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन? देखो हुआ क्या क्वेश्चन में, 10,000 शेयर पहले से ABC के थे और 10,000 उन्होंने इशू किया, मार्केट में हो गए 20,000 शेयर।
उसमें से 5,000 XYZ के पास है, मतलब 25% है। और आप जानते हो कि एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है, जब कम से कम 20% और मैक्सिमम 50%, मतलब 20 और 50 की दोनों की लिमिट इंक्लूसिव है, तब जाके मैं क्या बोलता हूं, तब जाके मैं बोलता हूं इट बिकम्स एन एसोसिएट कंपनी। तो इस केस के अंदर सर ये एसोसिएट कंपनी बनेंगी क्या, ये सब्सिडरी कंपनी बनेंगी क्या? नहीं सर, ये सब्सिडरी कंपनी नहीं बनेंगी। क्या आपको बात एब्सोल्युटली क्लियर? ये अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने सवाल दिया था, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था ये वाला सवाल। ठीक है, आओ अब देखो क्या 21, डू यू एग्री दैट कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन? एग्री करना है वो तो। अगला, ऑल्सो एक्सप्लेन अथराइजेशन ऑफ बीना लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट कैन बी मेड अनलेस इट डज नॉट हैव कॉमन सील। अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या एक कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर मिलकर भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्या? यस, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब क्या सर, इसका सिंपल सा मतलब है ये हुआ कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ अदर देन नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ के अलावा ये क्रिएट होती है। थैंक यू बताने के लिए। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन्स को लेना, लाइबिलिटीज को इनकर करना, लिक्विडेशन में जाना, कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना, ये सब कुछ कर सकती है। कंपनी चाहे तो अपना खुद का यहाँ पर सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर भी मेंटेन कर सकती है जिसको कॉमन सील बोला जाता है। पर अगर मान लो कंपनी को मेंटेन नहीं करना और कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने की बारी आती है, क्योंकि कॉमन सील को 2015 में ऑप्शनल कर दिया था, तो उस केस में अगर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी मिलकर भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट, अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। रेफरिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको बताओ, अमन ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन हु एक्सेप्टेड इट पेबल टू मगन ऑन और ऑर्डर। मगन या मगन के ऑर्डर पर किसी और को। तो अमन ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बबन को, यानी कि बबन को पे करना है यहां पर। अब मगन ने एंडोर्स कर दिया बिल किसको, गगन को। किसको दे दिया बोलो बच्चों, गगन को। गगन ने एंडोर्स किया आकाश को, और आकाश को टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन नेक्स्ट डे। हाउएवर ऑन द डेथ, लेकिन उससे पहले गगन यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड द ओनली सन अंकित ने डिलीवर कर दिया बिल आकाश को। गलत किया सर, एज इंटेंडेड बाय डिजीज फादर। ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन ड्यू डेट, बबन ने रिफ्यूज कर दिया पे कर। अब एग्जामाइन करो यहां पर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड डिसाइड वेदर आकाश कैन एनफोर्स द पेमेंट ऑफ बिल अगेंस्ट द बबन और द प्रीवियस पार्टीज। तो सर गलत है यहां पर। सेक्शन नंबर 46 आता है, काफी मतलब ए कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसको वैसे तो आपने क्वेश्चन बैंक आपके पास होंगी कोई भी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया ही होगा। इन केस नहीं है तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट है सेक्शन नंबर 46। किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ये सेक्शन को भी याद रखना क्योंकि ये बार बार इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल पूछती है। ये कहता है कि डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक असेंशियल एलिमेंट होता है बच्चों। अगर जो है, अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर या ऑर्डर है तो वो नेगोशिएट केवल और केवल डिलीवरी के माध्यम से किया जाता है। अब डिलीवरी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, वॉलंटरी भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब इंस्ट्रूमेंट हैंड चेंज करता है फिजिकली, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हम लोग हैंड ओवर करते हैं किसी एजेंट या सर्वेंट को, तो उस केस के अंदर उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन नंबर 46 कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशल पर्पस के लिए या कंडीशनली एंडोर्स होने वाला है, तो जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, क्या वो एंडोर्स किया जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं किया जा सकता। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अगला फिर यहां पर बोल के रखा है कि डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन नहीं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग या ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी जरूरी है। इसका मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई पर्सन ने इंडोर्समेंट किया इंस्ट्रूमेंट का, बट वो डिलीवर करने से पहले ही जो एंडोर्सी है, समझना बात को, इंस्ट्रूमेंट देखो यहां पर क्या हुआ, मान लो ए पर्सन ने बी को इंस्ट्रूमेंट देना है, तो मैं बोलूंगा यहां पर कि अगर एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो रहा है टू द एंडोर्सी, पर एंडोर्सी को जाने से पहले ही अगर एंडोर्सर जो है बेटा, वो अगर भगवान को प्यारा हो जाता है, ईश्वर को प्यारा हो जाता है, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय मेयर डिलीवरी इस इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करके एंडोर्स कर पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो अंकित बच्चा है गगन का, क्या वो यहां पर, मुझे एक बात बताइए, क्या वो यहां पर बिल डिलीवर कर सकता है क्या यहां पर आकाश को? नहीं सर, नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब यहां पर आकाश जो है वो एनफोर्स नहीं कर पाएगा पेमेंट को प्रीवियस पार्टी से। अंकित जो है उसी ने अमाउंट को क्लेम करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ओके, अगला नेक्स्ट।
Reliable Limited, Indian company, is a global leader in petrochemical product for the payment of sale price machinery imported from Alex Manufacturing, US based company. देखो, Indian company draws a bill of exchange on Manish, resident of Mumbai. मतलब bill is made in India. पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, मेड इन इंडिया, ठीक है. प्लस अब हु एक्सेप्टेड द बिल एट मुंबई, बट ये क्या हो गया बच्चों, पेबल एट मुंबई. देखो, पेबल टू लॉस एंजलिस, मतलब देखो एक्सेप्टेंस हुआ एट मुंबई और पेबल भली होगा लॉस एंजलिस में. तो आपको बताना ये इनलैंड है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है. सर ऑब्वियस सी बात है ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है. क्यों? क्योंकि ड्रॉन इन इंडिया है. देखो, दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो ड्रॉन इन इंडिया प्लस एक तो एक्सेप्टेड इन इंडिया या पेबल इन इंडिया. अब ये एक्सेप्टेड इन इंडिया है तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा. क्या? हाँ सर, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा. समझे क्या? ये देखो, ये मेड इन इंडिया हुआ और ये बिल पेबल एट हु एक्सेप्टेड है. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एक्सेप्टेड इन इंडिया हो गया. और अगर एक्सेप्टेड इन इंडिया हो गया तो इस केस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि वो आ जाता है. ठीक है, आइए अगला 23. प्रॉमिसरी नोट payable at a certain period after sight must be presented to the maker therefore for the payment. क्या बोला? देखो, एक सर जो प्रॉमिसरी नोट है ये पेबल है आफ्टर, पेबल एट अ सर्टेन पीरियड, मतलब आफ्टर साइट. मतलब मैं आपको पहले प्रॉमिसरी नोट दिखाऊंगा, उसके 2 दिन बाद आप मुझे पे करना, ऐसा ये बोल रहा है कि आफ्टर साइट पेबल है. मस्ट बी प्रेजेंटेड देयरऑफ फॉर दी पेमेंट. ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्रेजेंट करना चाहिए तभी पैसा मिलेगा. अब अंडर विच सिनेरियोस प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं, मतलब आपको बताना है कि ऐसे कौन से सिनेरियोज है जहां पर मुझे प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है. एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट, और इंस्ट्रूमेंट को, एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट ड्यू डेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन. मतलब यहां पर इनका कहना है कि सर वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, डिसऑनर मानेंगे ड्यू डेट के ऊपर. डायरेक्ट सवाल यहां पर देके रखा है सेक्शन नंबर 76 कि कहां पर आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. तो देखो सर, अगर मेकर ड्रॉ इंटेंशनली प्रिवेंट करता है प्रेजेंटमेंट के लिए, या मैं प्लेस ऑफ बिजनेस को विजिट किया पर प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज था बिजनेस आवर्स के अंदर, या इंस्ट्रूमेंट किसी और अदर प्लेस के ऊपर पेबल था, मैं अदर प्लेस पर अटेंड भी किया पर मुझे कौन नहीं मिला बच्चों, मुझे वो पर्सन अथोराइज वाला नहीं मिला. या मान लो अगर कोई प्लेस अथोराइज थी, मैं वहां पर वो प्लेस पे गया, ड्यू सर्च करने के बाद भी अगर इंसान नहीं मिलता है तो इस केस के अंदर अब प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. वो क्या माना जाता है दोस्तों, वो यहाँ पर डिसऑनर माना जाता है. क्या? बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है. तो ये सारी चीजें, ये 4 पॉइंट भी अगर मैं लिखूंगा इट विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज दे आर केसेस ऑफ नॉन पेमेंट या नॉन प्रेजेंटेशन. कि ये 4 चीजें अगर मैं लिख दूंगा ना तो मेरे को अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मार्क्स मिलेंगे क्या? 100% यहां पर मिल नहीं है. सर फिर इन्होंने सजेस्टेड में इतना लंबा चौड़ा क्यों दिया? इनका कॉपी पेस्ट करने में कुछ नहीं जाता ना बेटा, आपको तो एक एक पॉइंट उतार के लिखना है ना. तो उस केस के अंदर फिर आपको ऑब्वियस सी बात है जितना पूछा है उतना ही आंसर आपको डायरेक्टली लिखते हुए चलना है. ठीक है, ऑलराइट, यस. चलो, तो यहां पर आपका क्या कंप्लीट होता है, यहां पर आपका May 26 की आरटीपी होती है पूरी पूरी फिनिश. इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने मार्क कराया, जैसे 22 नंबर का फर्स्ट वाले पॉइंट को मार्क करवाया मैंने आपको. इसके अलावा और कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन देखने को मिला था अपने को. क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने मार्क करवाया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने मार्क करवाया, और बस इतने ही 3 ही क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को मार्क करवाया हो. ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई भी और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. तो प्रीटी सिंपल आरटीपी है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है. प्रीवियस ईयर के या पुराने आरटीपी के, पुराने एमटीपी के क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पर डाल दिया है. एज सच कोई भी नए क्वेश्चन हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिले, एक्सेप्ट दोस 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया. ठीक है, चलिए, तो सब सभी लोगों को पूरी चीजें समझ में आ गई हो. दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप में से किसी पहचान वालों का सितंबर 26 में एग्जाम है या जनवरी 27 में एग्जाम है, तो हमारी सीए फाउंडेशन की बैच 16 मार्च से रेगुलर बैच यहां पर चालू होने जा रही है. और अगर आप में से किसी का अटेम्प्ट May 26 का है तो हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये चालू होने जा रही है 3 मार्च से हमारी लाइव बैच चालू होने जा रही है एग्जाम ओरिएंटेड की. आप ultimateca.com को विजिट कर सकते हैं. ultimateca.com के ऊपर जाइए और वहां पर आपको क्या दिख जाएंगी, वहां पर आपको हमारी बैचेस मिल जाएंगे. अगर किसी को भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है तो आप CAIG सर इस आईडी के ऊपर मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर बैच से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी से रिलेटेड यहाँ पर आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा. टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन.